आखिर डीप स्पेस में घूम रही स्पेसक्राफ्ट से हम पृथ्वी पर से कम्युनिकेट कैसे कर पाते हैं। हम सबको ये बात पता है कि हमारा स्पेस बिल्कुल ही एम्प्टी है। तो सवाल ये आता है कि हमारे साइंटिस्ट ऐसे कौन से डिवाइस का यूज करके यूनिवर्स में घूम रही स्पेसक्राफ्ट से कम्युनिकेट कर पाते हैं। आज हम इसी क्वेश्चन के आंसर को डीपली एक्सप्लेन करने वाले हैं और मैं आपको एक ऐसे स्पेसक्राफ्ट के बारे में बताने वाला हूँ जो पिछले 45 सालों से स्पेस में घूम रहा है और अभी भी अपनी मिस्टीरियस फोटो से पृथ्वी के साइंटिस्ट को हैरान कर रहा है। तो चलिए देर न करते हुए शुरू करते हैं आज की स्पेस जर्नी को। हम सभी चीजों को बेसिक से समझ लेते हैं। जब भी हम किसी के साथ बात करते हैं तो हमारी साउंड वेव्स एयर के मीडियम से दूसरे इंसान तक पहुंचती है। साउंड वेव्स हवा के छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स द्वारा ट्रेवल होती है और कम्युनिकेशन हो जाता है। मतलब हवा हमारी साउंड वेव्स को अपने छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स द्वारा ट्रेवल कराती है और हमारी बात दूसरे तक पहुंचा देती है। लेकिन एयर के मीडियम में हमें लिमिटेशन को फेस करना पड़ता है। एक स्पेसिफिक डिस्टेंस तक ही हम साउंड वेव्स को हवा के मीडियम से दूसरे तक पहुंचा सकते हैं। मान लेते हैं कि आप एक जगह पे खड़े हो और आपका दोस्त आपसे 1 किलोमीटर दूर खड़ा है और आप यहाँ से अपने दोस्त को आवाज दे रहे हो। फिर भी आप दोनों के बीच हवा का मीडियम होने के बावजूद आप अपनी आवाज अपने दोस्त तक पहुँचा नहीं पाओगे, क्योंकि आपकी साउंड वेव्स उतनी ही दूर जा सकेंगी जितने आपकी आवाज की इंटेंसिटी होगी। साउंड वेव्स के इन्हीं लिमिटेशंस को खत्म करने के लिए हम इंसानों ने रेडियो, सेल फोन्स जैसे डिवाइस का आविष्कार किया। सेल फोन की मदद से आज हम दुनिया के किसी भी कोने से बात कर सकते हैं, लेकिन हम जिस फोन से बात करते हैं उसे भी हमारी आवाज दूसरे इंसान तक पहुँचाने के लिए एक प्रोसेस से गुजरना पड़ता है और ये प्रोसेस और स्पेस में की जाने वाली कम्युनिकेशन की प्रोसेस लगभग सेम है। तो पहले हम मोबाइल कम्युनिकेशन को समझ लेते हैं। जब भी हम फोन से किसी के साथ बात करते हैं तो हमारा फोन हमारी वॉइस को रेडियो फ्रीक्वेंसी में कन्वर्ट कर देता है और रेडियो फ्रीक्वेंसी जाती है हमारे नजदीकी टावर के पास। फिर वो टावर उन रेडियो फ्रीक्वेंसी को भेजता है स्विचिंग सेंटर में, जहाँ हमारे फ्रीक्वेंसी को एनालाइज किया जाता है और फिर भेज दिया जाता है जिसे हमने कॉल किया है उसके नजदीकी टावर पर। और फिर बाद में वही रेडियो फ्रीक्वेंसी उनके फोन में जाती है और फिर से वॉइस में कन्वर्ट होके उन्हें सुनाई देती है। इतने लंबे प्रोसेस के बाद हम मोबाइल से किसी की आवाज सुन पाते हैं। लेकिन इंटरेस्टिंग बात यह है कि ये सारी प्रोसेस होने में 1 सेकंड से भी कम का टाइम लगता है, क्योंकि रेडियो वेव्स लाइट की स्पीड से ट्रेवल करती है। इसलिए हमें इतनी लंबी प्रोसेस का कभी पता ही नहीं चल पाता। रेडियो वेव्स और भी कई फीचर्स हमें देता है जिनके जरिए हम आसानी से कम्युनिकेट कर पाते हैं और ये वही रेडियो वेव्स होती है जिनके जरिए हम दूर ब्रह्मांड में घूम रही स्पेसक्राफ्ट से कम्युनिकेट कर पाते हैं। रेडियो वेव्स जैसे ही टेलीविजन वेव्स एंड माइक्रोवेव से हम स्पेस में कम्युनिकेट कर सकते हैं। इन तीनों वेव्स को इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स कहा जाता है और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स को ट्रेवल करने के लिए किसी भी मीडियम की जरूरत नहीं होती। इसलिए स्पेस जैसे वैक्यूम में भी कम्युनिकेट करने के लिए इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स का यूज किया जाता है और ये कम्युनिकेशन प्रोसेस भी मोबाइल से की जाने वाली कम्युनिकेशन प्रोसेस की तरह ही होती है। पहले स्पेसक्राफ्ट अपनी इंफॉर्मेशन एंड पिक्चर्स डीप स्पेस नेटवर्क का यूज करके पृथ्वी पर भेजता है। डीप स्पेस नेटवर्क को DSN भी कहा जाता है। DSN नासा के विशाल रेडियो एंटीनास होते हैं जिनसे डेटा भेजा जाता है। फिर वही बड़े बड़े एंटीनास सिग्नल को रिसीव करके नासा सेंटर को भेज देते हैं और एट द सेम टाइम नासा अपनी इंस्ट्रक्शंस इन्हीं एंटीनास के जरिए स्पेसक्राफ्ट तक पहुंचा देता है। फिर वो सिग्नल्स स्पेसक्राफ्ट में लगे एंटीनास द्वारा रिसीव किए जाते हैं और जो भी इंस्ट्रक्शंस या फिर कमांड उसे दी जाती है उसे वो सिग्नल मिलने पर फॉलो कर देता है। वॉयजर 1 और वॉयजर 2 ये 2 स्पेसक्राफ्ट पृथ्वी से सबसे ज्यादा दूर जाने वाली स्पेसक्राफ्ट है। 1977 में इन दोनों को लॉन्च किया गया था। लगभग 45 साल के बाद आज भी ये दोनों स्पेसक्राफ्ट एक्टिव है और अपना काम बखूबी से कर रहे हैं। अगर हम डिस्टेंस की बात करें तो पृथ्वी से ये दोनों स्पेसक्राफ्ट 23.3 अरब किलोमीटर दूर है। अगर हम इतने डिस्टेंस को लाइट की स्पीड से ट्रेवल करते हैं तो हमें 20 घंटे और 33 मिनट लग सकते हैं। मतलब अगर वॉयजर स्पेसक्राफ्ट हमें कुछ इमेजेस भेजना चाहे तो उसे रिसीव करने के लिए हमें लगभग 1.5 से 2 दिन का समय लग सकता है। दिसंबर 2022 के अनुसार वॉयजर 1 करंटली इंटरस्टेलर स्पेस में है और अभी भी स्ट्रांगली वर्क कर रहा है। इंटरस्टेलर स्पेस कितना बड़ा है यह हमने स्पेस एंड यूनिवर्स की वीडियो में देख लिया है। वॉयजर 2 ने भी सूरज का हेलियोस्फीयर क्रॉस कर दिया है और जल्द ही वो भी इंटरस्टेलर स्पेस में एंटर करने वाला है। फिलहाल दोनों स्पेसक्राफ्ट इतने दूर होने के बावजूद सही सलामत वर्किंग कंडीशन में है। लेकिन जैसे हर एक चीज की एक्सपायरी डेट होती है वैसे ही ये दोनों स्पेसक्राफ्ट कभी न कभी काम करना बंद कर देंगे। इसलिए साइंटिस्ट का ये मानना है कि 2036 तक ये दोनों स्पेसक्राफ्ट DSN के रेंज में रह सकते हैं। उसके बाद ये स्पेसक्राफ्ट पे डिपेंड करेगा कि वो कितने वर्किंग कंडीशन में रह सकते हैं। और भी कई स्पेसक्राफ्ट फिलहाल स्पेस में मौजूद है जो बहुत ही ज्यादा एडवांस है और स्पेस को एक्सप्लोर करने में हमारी मदद कर रहे हैं। नासा का ओरियन स्पेसक्राफ्ट अब तक का सबसे एडवांस स्पेसक्राफ्ट है। ये स्पेसक्राफ्ट मनुष्य को स्पेस में
कहीं अधिक दूर ले जाने के लिए बनाया गया है। नासा आने वाले समय में और भी कई बड़े बड़े मिशन करने वाली है। फिर ये बात तो पक्की है कि हमारी स्पेस जर्नी में हमें अंतरिक्ष की बहुत सारी रहस्यमय चीजों को काफी नजदीक से देखने मिलने वाली है। लेकिन आज की वीडियो में बस इतना ही। वीडियो कैसे लगी है कमेंट करके जरूर बताना, और वीडियो अच्छी लगी तो लाइक भी जरूर कर देना, और चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर दबा देना, ताकि आगे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशंस आपको लाइट की स्पीड से मिलती रहे। तो मिलते हैं अगली वीडियो में न्यू स्पेस जर्नी के साथ।